नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद और जावेद नाम के दो भाइयों ने दो मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी। उस परिवार के चिराग बुझा दिए जिस परिवार ने साजिद और जावेद पर तरस खाकर उनकी मदद की थी। जिस परिवार के बच्चों की हत्या हुई वो परिवार हिंदू है और हत्यारे मुसलमान हैं। इसलिए इस जघन्य हत्याकांड के कारण बदायूं में कम्युनल टेंशन हो गई। लोगों ने उस सैलून को तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी जो साजिद और जावेद चलाते थे। सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब यह पता चला कि पुलिस ने एनकाउंटर में साजिद को ढेर कर दिया है, इसके बाद भीड़ शांत हुई। लेकिन अभी भी यह बड़ा सवाल है, जब कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, तो फिर साजिद और जावेद ने दो छोटे छोटे बेकसूर बच्चों का गला क्यों काटा? जिस मां ने साजिद की मदद के लिए उसे 5,000 रुपए दिए, रुपए लेने के बाद साजिद ने उसकी गोद क्यों उजाड़ दी? जो बच्चा पानी पिलाने साजिद के पास गया, उसके गले पर साजिद ने चाकू क्यों चलाया? साजिद और जावेद की प्लानिंग तो पूरे परिवार को खत्म करने की थी। वो तीसरे बच्चे को, घर में मौजूद उसकी मां को और दादी को भी खत्म करना चाहते थे। साजिद ने तीसरे बच्चे पर हमला भी किया, लेकिन यह बच्चा भागा, चाकू उसके हाथ में लगा। फिर उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, इसलिए वो बच गया। हालांकि अब पुलिस के एनकाउंटर में साजिद मारा जा चुका है। पुलिस ने जावेद की लोकेशन पता लगाने के लिए उसके पिता और चाचा को हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया कि साजिद ने मदद मांगने के लिए जो कहानी गढ़ी थी वो भी झूठ निकली, क्योंकि न उसकी वाइफ बीमार है न प्रेग्नेंट है। अब पुलिस कत्ल की वजह तलाश कर रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस मसले पर खुलकर सियासत कर रहे हैं। इस सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खौफनाक वारदात की डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसे सुनकर, तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप जाएंगे और सोचेंगे कोई इंसान इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है। रो रो कर बेसुध होती ये वो मां है जिसके दो बच्चों की लाशें कुछ देर पहले घर से निकली। इस मां के जिगर के टुकड़ों की जान पड़ोस में सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद नाम के हैवानों ने ली। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो बाबा कॉलोनी के इस घर की तरफ दौड़ा। आस पड़ोस की महिलाएं संगीता को ढांढस बंधाने लगी, लेकिन मां एक ही सवाल पूछ रही है, उसके बच्चों का क्या कसूर था? उन्हें क्यों मार डाला? उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। असल में ठेकेदारी का काम करने वाले विनोद अपने परिवार के साथ बदायूं की बाबा कॉलोनी में रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी और मां के अलावा 3 छोटे छोटे बच्चे थे। विनोद की वाइफ संगीता घर की पहली मंजिल पर अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। घर से कुछ ही दूरी पर साजिद और जावेद का सैलून है, इसलिए परिवार से उनकी जान पहचान थी। बच्चे भी साजिद और जावेद को जानते थे। संगीता ने रो रो कर बताया कि शाम करीब 6:30 बजे साजिद ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसके साथ जावेद भी था। साजिद ने संगीता से कहा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आज ही डिलीवरी होनी है और उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। 5,000 रुपए की मदद चाहिए। संगीता ने अपने पति को फोन किया और पति से बात करने के बाद साजिद को 5,000 रुपए दे दिए। लेकिन साजिद रुपए लेकर वहां से गया नहीं। उसने कहा डॉक्टर ने रात 11 बजे बुलाया है, क्या वो थोड़ी देर वहां रुक सकता है? उसने संगीता से कहा कि वो उसका ब्यूटी पार्लर देखना चाहता है। संगीता ने उसे घर के अंदर आने की इजाजत दी। साजिद फर्स्ट फ्लोर पर बने ब्यूटी पार्लर की तरफ गया। उसने संगीता के 13 साल के बेटे
आयुष को अपने पास बुला लिया। पीछे पीछे उसका छोटा बेटा 6 साल का आहान भी फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। संगीता साजिद के लिए चाय बनाने लगी। जब उसने अपने तीसरे बेटे 9 साल के पीयूष को पानी लेकर फर्स्ट फ्लोर पर भेजा तो पीयूष चिल्लाते हुए नीचे भागा, क्योंकि उसने देखा कि साजिद ने उसके 2 भाइयों का गला काट दिया था। कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। साजिद ने पीयूष पर भी चाकू से हमला किया, लेकिन चाकू पीयूष के हाथ में लगा। पीयूष भाग कर नीचे आया, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रो रो कर मां से कहा कि साजिद ने भाइयों का कत्ल कर दिया है। साजिद भी चिल्लाते हुए नीचे की तरफ आया। वो कह रहा था उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। पूरा परिवार डर गया। वो लोग चिल्लाए, पुलिस को फोन किया, शोर मचा तो साजिद और जावेद मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। जब मां ने ऊपर जाकर अपने बच्चों का कटा हुआ गला देखा तो वो बेहोश हो गई। उसके मासूम बेटों की खून से लथपथ लाशें उसके सामने पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। आज हमारे संवाददाता अभय पाराशर भी क्राइम स्पॉट पर गए। आप अभय की रिपोर्ट देखेंगे, घर की दीवारों पर लगे खून के निशान देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 2 दरिंदों ने कैसे विश्वास का कत्ल किया। घर के अंदर आने के बाद, यहां पर आने के बाद वो ये कहता है कि घर पे कि उसको पैसों की जरूरत है, घर पर क्या भैया मौजूद हैं, लेकिन विनोद जो है वो घर के बाहर होते हैं। यहां पर आने के बाद वो सीधा मांग करता है कि उसे पैसों की जरूरत है। पैसे लेने वो अंदर जाती हैं, तभी उसे 5,000 रुपए दे भी देती हैं। उसके बाद जो साजिद है वो ये कहता है कि उसके पास 1-2 घंटे का समय है अस्पताल जाने में, तो क्या वो फर्स्ट फ्लोर पर उसका पार्लर देख सकता है। फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है और आयुष यानी कि जो बड़ा बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है, उसको ये कहता है कि वो उसे अपनी मां का पार्लर दिखा दे, उसके पास समय है। और सोचिए, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे क्योंकि आप सामने ही दुकान थी पिछले कई सालों से, लेकिन ऐसा क्या गुस्सा था, क्या मोटिव था जो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वो फर्स्ट फ्लोर पर आता है, यहां पर आप देखेंगे हर जगह आपको दीवारों पर खून के निशान मिलेंगे और ये पार्लर है। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद इस पार्लर को देखने का बहाना करता है, नाटक करता है, क्योंकि उसका भी एक हेयर सैलून है। इस पार्लर के अंदर आयुष उसे लेकर आता है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। उसके मन में कुछ और चल रहा था। एक बड़ा चाकू उसके पास था। उसके बाद वो आयुष को लेकर 2nd फ्लोर पर जाता है। हालांकि फिलहाल पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन यहां पर लगातार की जा रही है। 2nd फ्लोर पर जो है आयुष को लेकर वो जाता है इस बहाने से कि वो पार्लर देखना चाहता है, उसके पास समय है। लेकिन यहां पर आते ही, जैसा कि उनकी मां ने बताया संगीता ने, कि यहां पर आकर वो सीधा बच्चों के ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है। फिलहाल क्राइम सीन पर, हालांकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आयुष को मारता है। आयुष को मारने के बाद जो दूसरा बेटा है, यानी कि जो सबसे छोटा बेटा था आहान, वो पानी लेकर आता है कि क्योंकि बच्चे अभी भी ये कह रहे हैं, जो पीयूष से हमने बात की, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि साजिद भैया बोलते थे कि भैया हमारी कटिंग कर दो। और जब वो पानी लेकर आता है तो दूसरे भाई को पकड़ के, सबसे छोटे भाई को पकड़ के भी उस धारदार हथियार से मौत के घाट उतार देता है। और बहुत बेरहमी से, जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की हैं कि हम दिखा भी नहीं सकते दर्शकों को, उनका गला काटता है, उन्हें बुरी तरीके से मारता है। इस हैवानियत का एक मासूम गवाह है जिसने अपनी आंखों से पूरी घटना को देखा। वो है संगीता का तीसरा बेटा पीयूष। पीयूष को भी साजिद ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। पीयूष साजिद को जानता था, उसकी दुकान में बाल कटवाने जाता था, उसे भैया कहता था। पीयूष ने हमारे संवाददाता अभय पाराशर को सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या हुआ था, उसने क्या देखा। बेटा, घर में जब आया था साजिद, क्या बोला था साजिद ने, क्या करा उसने? जब वो आया तो कहने लगा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 11 बजे का टाइम दिया। फिर ऊपर मेरे दोनों भाई को ले गए और मेरे सबसे बड़े भाई से चाय मंगाई और छोटा भाई भी चला गया। फिर जब चाय आई तभी मेरे छोटे भाई को भेज दिया नीचे पानी लेने को, तभी मेरे बड़े वाले भाई
पर हमला कर दिया, फिर छोटे वाले पर। जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देकर तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया सभी, तभी मैंने कुंडी लगा दी। क्या बोल रहा था वो बोल रहा था हमें 5,000 11,000 रुपए की जरूरत है, फिर पार्लर देखने के लिए ऊपर भाग चले गए जबरदस्ती। मेरी मम्मी मना करी तब भी जबरदस्ती ले गए उन दोनों को। तभी ऊपर चीखने की आवाज आई मेरे छोटे भाई की। जब मैं देखने गया मुझ पर भी हमला करा। तभी क्या था उसके बाद? कितना बड़ा चाकू था या क्या था? उस तरह था क्या था? इतना बड़ा चाकू था, बहुत धार और ग्रे कलर का था। अच्छा, साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहाँ पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। आयुष और आहान की दादी के आंसू थम नहीं रहे। उन्होंने कहा न कोई दुश्मनी थी, न किसी तरह का कोई विवाद था, न कोई रंजिश थी। पता नहीं साजिद और जावेद ने कौन सी दुश्मनी निकाली। बच्चों की दादी ने बताया कि साजिद का प्लान तो पूरे परिवार को खत्म करने का था। वो तो पीयूष ने भागकर सबकी जान बचा ली। ना सर कोई दुश्मनी थी किसी से और ना कोई हमारी वो थी, पता नहीं क्या हुआ। पहले कोई विवाद हुआ था? कभी नहीं, और हम तो कहीं जाने वाले भी नहीं। हमारा बेटा तो बाहर काम करता है। अब जब विवाद ही होता तो 5,000 रुपए क्यों देते, क्यों चाय बनाते? मेरे दोनों चले गए। जब मैंने देखा तो मेरे की गर्दन कटी, एक मेरा ऐसे पड़ा था। अब मैं कैसे तसल्ली करूं? अरे भैया मैं तो अगर मैं पीयूष ना चिल्लाता तो हमारी बहू को भी मार देता और हम तो घर में ही मेले दबोच लेता, वो हमें घर में भी मार देता। दादी का दर्द समझा जा सकता है, जिसने अपने 2 ग्रैंडसन को कटे हुए देखा, खून बहते देखा। अपने 2 बेटों की जान गंवा चुकी संगीता का भी रो रो कर बुरा हाल है। समझ नहीं पा रही जिस साजिद और जावेद को दुकान लगाने में उनके पति ने मदद की थी, जिस साजिद की पत्नी की बीमारी का नाम सुनकर उन्होंने 5,000 रुपए दिए, उसने उनके 2 बेटों की बेरहमी से हत्या क्यों कर दी? रंजिश कोई नहीं थी, बस इतनी जान पहचान थी। बराबर में सैलून है उसका, बच्चे बाल कटा के आते थे जाते थे, बस इतना ही जान पहचान थी, बाकी कुछ नहीं। कल आया बोला भाभी जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने दे दिया। बोला कि मेरी बेबी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में। हमने कोई बात नहीं बेटा, हम दे देंगे, कोई दिक्कत ना, परेशानी तो हर किसी पे आती है। बोलो 11 बजे का टाइम दिया तो हमने कोई बात ना, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। वो ऐसे पीछे आके जो ग्रिल पे खड़ा हो गया, यहाँ पे होता बोला पार्लर ना देगा, वो पार्लर चला गया देखने। वहीं से बालक को लेके वहाँ ऊपर चला गया, फिर जाने उसने बेकतरी से बच्चों को मारा। साजिद अकेला था या साथ में? जावेद कौन है? जावेद और सावी जो जिसने मारा वो था जावेद, उसका भाई है। वो गाड़ी लेके वो भी नीचे ही था, दोनों भाई थे। साजिद ने मारा? हाँ। बच्चे पहले नीचे थे, उनको बुलाया क्या ऊपर? बुलाया। क्या कह के बुलाया? आयुष ऊपर आजा बेटा, देखो कह के हम अकेले हैं। तो वो गया, उसे क्या मालूम, उसने लाइट जला दी, फिर इसने लाइट बंद कर दी। हम चाय दे के हमने कोई बात नहीं, तो उसे तब तक उसने जो छोटा वाला पानी लेके गया तब तक उसने बड़े को मार दिया। इस छोटे वाले ने देखा कि उसे मारा, उसके हाथ से उसे भी पकड़ के वहीं मार दिया। जब वो छोटा बीच वाला गया तो उसको भी पकड़ के
पकड़ने लगा, पर उसका चाकू गिर गया। चाकू गिरा तो उसने फेंका और जल्दी से भाग के आ गया। बोला मम्मी पर मत जाना, वो उसने वो दादा को कुछ कर दिया। अब मुझे नहीं पता, जब तक आया कूद कर ग्रिल पे खड़ा था, बुला रहा कि अंदर तुम लोग आओ, अंदर आओ। हमने तुरंत फिर गेट बंद कर दिया, तुरंत फिर पुलिस को फोन कर। इस माँ के दिल पर क्या बीत रही है, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयुष और आहान की हत्या करने के बाद साजिद ने कहा था, आज हमारा काम पूरा हो गया। हालांकि घटना के कुछ देर बाद पुलिस ने साजिद का काम तमाम कर दिया, उसे एनकाउंटर में मार गिराया। क्योंकि पुलिस कुछ ही मिनटों में उस जगह पहुंच गई थी जहां बच्चों की हत्या हुई थी। पुलिस की टीम ने साजिद और जावेद का पीछा किया। पुलिस का दावा है कि एक गांव वाले ने खबर दी कि 4-5 किलोमीटर दूर शेखुपुर चौकी के पास जंगल के इलाके में कोई खून से सने कपड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया। पुलिस को देखकर साजिद ने भागने की कोशिश की। पुलिस की जो टीम पीछा कर रही थी उस पर फायर किया। एक कांस्टेबल घायल हुआ और उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायर किया जिसमें साजिद मारा गया। साजिद की डेड बॉडी के पास पुलिस ने देसी तमंचा और कारतूस के खोखे बरामद किए। हालांकि उसका भाई जावेद मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जावेद की तलाश में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। पुलिस का दावा है कि उसे सुराग मिल गए हैं और जावेद को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यह बात साफ हो गई है कि साजिद और जावेद मर्डर की पूरी प्लानिंग के साथ विनोद के घर पहुंचे थे, क्योंकि उसने घर में घुसने के लिए जो कहानी बनाई थी वो सफेद झूठ निकली। साजिद ने संगीता से यह कहकर 5,000 रुपए मांगे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में है। लेकिन हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब साजिद के घर पहुंचे तो पता लगा कि उसकी वाइफ सना तो अभी मायके में है। अभय साजिद के ससुराल पहुंचे और उसकी वाइफ सना से बात की तो सना ने बताया कि वो पिछले 15 दिन से मायके में है, अपने पेरेंट्स के साथ है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। क्या गर्भवती हैं या अस्पताल में भर्ती थी? कहीं नहीं थे, अपने यहीं ही थे मायके। 15 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। 15 दिन से आप अपने मायके में ही हैं? हाँ। तो साजिद जब उन बच्चों के घर गया जिनकी हत्या की, विनोद जी के घर गया, वहां पर वो ये क्यों कह रहा था कि मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है, मुझे 5,000 की जरूरत है? तो यहाँ आए, हमें क्या पता। आपको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में? ये भी चर्चा जो है चल रही है कि जादू टोना या कोई तंत्र मंत्र वो करता था क्योंकि बच्चे नहीं थे। क्या आप लोगों के बच्चे नहीं हैं? ना, बच्चे तो नहीं है। बच्चे नहीं बच्चे है तो खत्म हो गए पैदा होते ही। कब खत्म हुए थे? कितने बच्चे थे? एक 12 साल हुआ लड़का, वो खत्म हो गया पिछले साल। हाँ, तो उससे पहले पिछली साल एक लड़की हुई, वो खत्म हो गई। हाँ। तो क्या फिर कोई बात ऐसा लगता है कि बच्चों से प्यार करता था वो, या फिर जो जैसे आपके बच्चे खत्म हुए इस वजह से वो क्या दिमागी तौर पे परेशान था कि जो उसने और बच्चों की हत्या कर दी? बालगन से तो प्यार करते बच्चों से। जावेद की पत्नी ने बताया कि उसने जो कहानी बनाई थी वो झूठी थी। उसके अपने बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन इसका इस हत्या से कोई रिलेशन था इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब साजिद तो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसका भाई जावेद फरार है और जावेद की लोकेशन पता करने के पुलिस ने साजिद के पिता और उसके चाचा को हिरासत में लिया है। वो दोनों भी नाई का काम करते हैं, सैलून चलाते हैं। अब साजिद और जावेद के घर में सिर्फ उसकी मां है। मां का कहना है कि उसे 2 मासूम बच्चों की हत्या का बहुत गम है। उसके बेटे ने ऐसा काम क्यों किया उसे नहीं मालूम। साजिद की मां ने कहा बेटे ने जैसा काम किया उसकी उसे वैसी सजा भी मिली। अगर दूसरा बेटा भी एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसे कोई दुख नहीं होगा। क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा। घर से तो कोई कलेशबाजी थी नहीं, खाई रोटी सुबह ही आ जाते हैं काम करने को। शाम को कभी 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते, ऐसे पहुंच जाते। तो कब आए थे ये दुकान पे?
कल सुबह 7 बजे आए। तो इनके कोई टेंशन थी, कुछ पता लगा आपको? कोई टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब भी तो टेंशन होती। अच्छा, खुशी से खा के घर से निकले। अब यहाँ आके क्या पता क्या हुआ। ये कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ? दुकान तो बहुत दिनों से चला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताते थे क्या? हमें कोई कुछ नहीं बताते। यहाँ से और कोई अगर काम होता और कोई सौदा ले जाते हैं यहाँ से तो यहाँ जो मोहल्ले वाले उनके घर ले पहुँचा के आते हैं हमारे। अच्छा, किसी से कोई रंजिश नहीं थी इनसे। दोनों भाई एक ही दुकान पर जो है काम करते हैं। एक ही दुकान पर। अच्छा, ये जो है जो घटना को अंजाम दिया है तो आप किस तरीके से देखती हो इसको? दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। एक ये माँ है जो कह रही है कि मेरे बच्चों ने गलत काम किया, उनके साथ जो हुआ वो ठीक था। इस इलाके में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर ना होता तो शायद बदायूं में हालात काबू से बाहर चले जाते, क्योंकि जैसे ही लोगों को इस वारदात का पता चला तो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। सबसे पहले लोगों ने साजिद और जावेद के सैलून में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। इसके अलावा आसपास के इलाके में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई, हालात पर काबू पा लिया गया, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। लेकिन लोग बहुत गुस्से में थे। लेकिन जैसी खबर आई कि साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है तो भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन इसके बाद इस घटना पर सियासत शुरू हो गई। सबसे हैरान करने वाला रवैया समाजवादी पार्टी का रहा। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने 2 बच्चों की हत्या को राजनीति से जोड़ दिया, चुनाव से जोड़ दिया। कहा जब भी चुनाव आते हैं तो कम्युनल पोलराइजेशन करवाने के लिए बीजेपी इस तरह की वारदात करवाती है। जो बात समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में कही, वही बात रामगोपाल यादव ने दोहरा दी। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते, ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है और इस घटना पर शिवपाल यादव ने तो और भी हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा जांच से पहले, मर्डर की हकीकत सामने आने से पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो असलियत का कभी पता ही नहीं चलेगा। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया हाथों-हाथ, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? अखिलेश यादव ने भी विशुद्ध राजनीतिक बयान दिया। मुद्दा बदायूं का था और अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ की, जौनपुर की, कई जगहों की बातें की। उनके कहने का मतलब यह था कि यूपी पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। अखिलेश यादव ने कहा अगर यूपी पुलिस पहले एक्टिव होती तो शायद 2 बच्चों की हत्या हो नहीं पाती। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग। दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे।
रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में, सोचिए आप। कांग्रेस ने भी इस घटना के बहाने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रमोद तिवारी ने कहा, डबल इंजन की सरकार के दौरान अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार क्राइम पर कंट्रोल पाने के बजाय पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। जब से भाजपा केंद्र में आई है, प्रदेश में आई, तब से कानून व्यवस्था की हालत सबसे ज्यादा खराब। क्या हो रहा है जहाँ जहाँ भाजपा की डबल इंजन की सरकार है? बिहार में जब से गए क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की बदायूं की घटना से सिहर उठता है आदमी कि उन 2 मासूम बच्चों का क्या दोष था। वो आता है, सीधे घर में घुस जाता है, दिन दहाड़े 2 बच्चों की गर्दन कलम कर देता है। उत्तर प्रदेश में सारे बड़े कांड, चाहे हाथरस हो, चाहे ये बदायूं हो, 1 दर्जन कांड है, दिन दहाड़े हो रहे हैं। उसके बाद भी आप उसमें ओट तलाशते हैं। आपकी समस्या सबसे बड़ी ये है, कानून का राज अगर सबसे ज़्यादा बुरा दौर आज़ादी के बाद आया तो भाजपा राज की सरकारों में आया। 2 मासूम बच्चों की हत्या पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिस तरह के बयान आए, उस पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि बदायूं में जो हुआ, उसके बाद हर संवेदनशील इंसान को मारे गए बच्चों के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी सहानुभूति दिखाने के बजाय सियासत कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से, एक घटना हुई है बदायूं में, परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं, उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। जिस तरह से साजिद और जावेद ने 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की, उसे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाता, इस हत्या की असली वजह भी पता नहीं चल पाएगी। और यह बात हैरान करने वाली है कि साजिद और जावेद इन मासूम बच्चों के परिवार को जानते थे। इन बच्चों के पेरेंट्स ने साजिद और जावेद की मदद की थी, फिर भी उन्होंने ऐसी बर्बरता की, बेरहमी की। यह मामला आपस में जान पहचान वालों का है। हत्यारों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। दुनिया की कोई भी पुलिस ऐसे केस में एडवांस में कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में अखिलेश यादव का यह कहना, अगर पुलिस एक्टिव होती तो 2 मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, एक पॉलिटिकल बयान नहीं तो और क्या है। दूसरी बात यह, ऐसे बेरहम अपराधी के पुलिस की गोली से मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताना भी एक राजनीतिक स्टंट है। कोई भी इंसान बच्चों के परिवार की तरफ देखेगा, उनके माता पिता की तरफ देखेगा, उसकी रोती हुई दादी की बात सुनेगा, तो हत्यारों की से सिंपैथी कैसे हो सकती है। ऐसे मामले पर कोई राजनीति करे, कोई भी राजनीतिक दल हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश से जो सियासी खबरें आई, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी बदायूं सीट से दूसरी बार अपना प्रत्याशी बदल सकती है। इस समय बदायूं से शिवपाल यादव पार्टी के कैंडिडेट हैं। आज शिवपाल ने बदायूं सीट से अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। आज शिवपाल ने कहा कि अगर नौजवान आगे आते हैं तो पार्टी भी युवा बनी रहती है, और अखिलेश भी सिर्फ 26 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे। देखिए, हम लोगों का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। हम तो चाहते हैं युवा आगे आएं, और जहां युवा
जिस पार्टी में विवाह की संख्या अधिक होती है वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। आश्चर्य की बात है कि बदायूं की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में काफी कंफ्यूजन है। पहले अखिलेश ने अपने कजन धर्मेंद्र यादव को इस सीट से टिकट दिया, क्योंकि पहली लिस्ट में चाचा शिवपाल का नाम नहीं था, इसलिए वो नाराज हो गए। 2 दिन बाद अखिलेश ने धर्मेंद्र का टिकट काटकर बदायूं से चाचा शिवपाल को टिकट दे दिया। लेकिन अब शिवपाल अपने बेटे को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारना चाहते हैं, यानी अखिलेश को एक बार फिर बदायूं का टिकट, बदायूं का उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक और टेंशन वाली खबर आई। समाजवादी पार्टी के अलायंस पार्टनर अपना दल कबीरावादी ने आज यूपी की 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का एक तरफा ऐलान कर दिया। अपना दल कबीरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इसी अधिकार से वो मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी की लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। कृष्णा पटेल अपना दल के फाउंडर सोनेलाल पटेल की वाइफ हैं। सोनेलाल पटेल की मौत के बाद पार्टी पर कब्जे को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ, अपना दल टूट गया। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल बनाया और उनकी मां कृष्णा पटेल और सोनेलाल की दूसरी बेटी पल्लवी पटेल ने अपना दल कबीरावादी बनाया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए के साथ है, वो मोदी सरकार में मंत्री हैं और अनुप्रिया के पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं, जबकि कृष्णा पटेल का गुट इंडिया अलायंस का मेंबर है। उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन के दौरान पल्लवी पटेल ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर अखिलेश यादव का विरोध किया था। उसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच लगातार तल्खी बनी हुई है। क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आजाद समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना की सीट दी है। तृणमूल कांग्रेस को भी एक सीट दे दी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल से कोई बात नहीं की। इसीलिए आज नाराज होकर कृष्णा पटेल ने मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं, हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। कृष्णा पटेल ने जिन 3 सीटों पर दावा ठोका है, उससे उनकी रणनीति साफ है। वो अपनी बेटी अनुप्रिया पटेल के साथ साथ अखिलेश यादव के साथ भी हिसाब बराबर करना चाहती हैं, क्योंकि फूलपुर और कौशाम्बी वो सीटें हैं जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट अच्छा खासा है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से दूसरे नंबर पर रही, जबकि मिर्जापुर वो सीट है जहां 10 साल से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। हालांकि इस सीट पर 4 बार समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत चुकी है। फूलन देवी इसी सीट से 2 बार पार्लियामेंट की मेंबर रही। कृष्णा पटेल इस बार मिर्जापुर से अपनी बेटी अनुप्रिया के खिलाफ खुद मैदान में उतरना चाहती हैं या फिर अपनी दूसरी बेटी पल्लवी पटेल को मैदान में उतारना चाहती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल को तुरंत जवाब दे दिया। शाम होते होते समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। इसमें मिर्जापुर की सीट भी शामिल है। मिर्जापुर से अखिलेश यादव ने राजेंद्र बिंद को टिकट दिया है। मिर्जापुर के अलावा समाजवादी पार्टी ने संभल से पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे जियाउर रहमान बर्क को, बागपत से मनोज चौधरी को, गौतम बुद्ध नगर नोएडा से राहुल अवाना को, पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को और घोसी से राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम तो सिर्फ 6 हैं, लेकिन इन 6 नामों के सियासी संकेत कई सारे हैं। इस पर जानकारी के लिए लखनऊ में मौजूद हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास चलते हैं। रुचि, क्या माना जाए, कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस खत्म हो गया है? क्या मिर्जापुर में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा?
आप कृष्णा पटेल की बात सुनिए तो उसमें तकलीफ उनकी साफ झलक रही है। वो कह रही है कि लंबे समय से वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उनके हर मीटिंग में गई हैं और लिहाजा वो ये सीट्स का ऐलान कर रही हैं कि यहाँ पर उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। तो दोपहर में जब हमारी बात हुई पल्लवी पटेल के लोगों से, वो कैमरे पे आने को तो नहीं तैयार थी। वो कह रही थी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे आप किसी को नौकरी दे दीजिए लेकिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मत दीजिए। तो ये एक तरह का बेवकूफ बनाने का काम है, क्योंकि उनको एक ये तकलीफ थी कि अखिलेश यादव अपनी सीट्स तो एक के बाद एक उसका ऐलान कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बता रहे कि हमें कौन सी सीट्स पे लड़ना है, क्योंकि हमें भी तैयारी करनी है। अब आप देखिए जैसे गठबंधन है यहाँ पर यूपी में, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जब सीट्स का ऐलान हुआ तो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, साथ में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और उनके प्रवक्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिसमें ऐलान हुआ कि ये 17 सीट्स पे कांग्रेस लड़ेगी। अब यहाँ पर अपना दल कबीरावादी अपने से ऐलान कर देती है, तो इसी से लग रहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अब जब सीट्स का ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने और मिर्जापुर से अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो ऐसा लगता है कि ये जो दरार है ये आना पक्का है। हालांकि पल्लवी पटेल अभी कुछ ऐसे बात नहीं कर रही, लेकिन उनके लोग यही कह रहे हैं कि कुर्मी वोट्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ठीक नहीं कर रहे हैं, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। अब यूपी में देखिए यही फर्क है यूपी का इंडिया में कि जो एनडीए गठबंधन एक तरफ देखिए और एक तरफ इंडिया गठबंधन देखिए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बीजेपी के पास पीएम मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ के काम हैं, इसके अलावा राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, फिर लाभार्थी भी उनके पास हैं और साथ में एक मजबूत गठबंधन है जिसके साथी हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, वो एक मजबूती दे रहे हैं गठबंधन को, बीजेपी के वोट्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में पल्लवी पटेल नाराज हैं, पहले भी वो नाराज थी, अब और ज्यादा नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस को जो 17 सीट्स मिली है उसमें कैंडिडेट्स अभी तक एक भी नहीं आए हैं, तो इस तरह से साफ लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ यूपी में ठीक नहीं चल रहा। अब जिस तरह का आज ये डेवलपमेंट हुआ है तो जो कुर्मी वोट है उन तक ये मैसेज जरूर जाएगा कि अखिलेश यादव कुर्मियों के साथ अच्छा नहीं कर रहे और ये चुनाव में उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। रजत जी, रुचि, एक दो सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी में भी कंफ्यूजन है। जैसे बहुत दिन से सुन रहे हैं कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा और वो ऑब्वियस भी लगता है जिस तरह की बयानबाजी वो करते रहे हैं। लेकिन ये सुना जा रहा था कि वरुण को अखिलेश यादव टिकट दे देंगे, लेकिन आज हमने देखा कि अखिलेश ने तो पीलीभीत से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। देखिए ये जो अटकलें चल रही थी इसमें अभी 4 दिन पहले एक लिस्ट आ गई थी सोशल मीडिया में जिसमें वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बता दिया गया था पीलीभीत से। फिर समाजवादी पार्टी को उसका खंडन करना पड़ा। अब कल क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने पीलीभीत के समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, वहाँ के जिला अध्यक्ष, करीब 27 लोगों को बुलाया था पार्टी ऑफिस में और उनके साथ मीटिंग की। उनसे पूछा कि तुम्हारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, क्या फीडबैक है। कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी वहाँ पे डिस्कस हुए। उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस के सामने आए, उनसे सवाल हुआ वरुण गांधी को लेके कि क्या आप वरुण गांधी को उम्मीदवार बना रहे हैं। तो उन्होंने उसको मना नहीं किया कि नहीं, वरुण गांधी बीजेपी में है, वो बीजेपी के एमपी है, हमसे उनका क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि संगठन जो तय करेगा हम वो करेंगे। अब आज फिर अखिलेश यादव जब प्रेस के सामने आए, आज फिर उनसे यही सवाल हुआ कि क्या आप वरुण गांधी से कुछ बातचीत चल रही है आपकी। तो उन्होंने कहा कि हमारी किसी नेता से बात नहीं हो रही और फिर हंस के कहने लगे कि मीडिया से मैं हर चीज सच सच बोलता हूँ। तो उनकी जो हंसी थी उसको लेकर ये कयास लगे कि ऐसा लगा कि शायद वरुण गांधी को टिकट मिल रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आ गई है तो ये साफ हो गया है। सुल्तानपुर से पहले ही समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है और पीलीभीत से भी अब उम्मीदवार उतार दिया है। तो साफ है कि वरुण गांधी को वहां से टिकट तो नहीं समाजवादी पार्टी का मिलने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ने 4 सेट नॉमिनेशन पेपर के मंगाए हैं पीलीभीत से। जी रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तरफ से नॉमिनेशन करते हैं क्योंकि बीजेपी तो जी असल में रुचि ये सुना जा रहा था कि वरुण गांधी के बारे में आज रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर वो पार्टी में आएंगे तो उनका स्वागत होगा और फिर पीलीभीत से उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये कंफ्यूजन तो बना रहेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि कुमार। अब 2 सीटों पर नजर बनी रहेगी, पहली मिर्जापुर और दूसरी पीलीभीत। मिर्जापुर में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब कृष्णा पटेल क्या करती हैं
अनुप्रिया पटेल और समाजवादी पार्टी के रविंद्र बिंद के सामने खुद मैदान में उतरती हैं या बेटी पल्लवी को उतारती हैं। और यह भी देखना होगा कि अगर बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा तो वरुण कहां जाएंगे, क्या करेंगे। आज कांग्रेस की चुनाव समिति की भी मीटिंग हुई, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने जानकारी दी है कि कांग्रेस ने आज गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 5 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो गए हैं। कांग्रेस इन राज्यों में किन किन बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारेगी, इसकी जानकारी विजय लक्ष्मी के पास है। एक बार विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं इससे पहले आपको आपके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। आज आपका बर्थडे है और उस दिन भी आप काम के लिए मैदान में उतरी हुई हैं, तो बहुत बहुत मुबारक आपको जन्मदिन। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, आपने बधाई दी और ये बहुत मायने रखती है। आपसे अगर शुभकामनाएं मिल रही हैं जन्मदिन की, असल में जन्मदिन के दिन भी जब कोई काम करे तो शुभकामनाएं डबल बन जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की टिकटों की। तो क्या लगता है आपको, आज टिकटों का ऐलान नहीं किया, कौन कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्होंने फाइनल कर लिया? देखिए, राजस्थान की 5 सीटें कांग्रेस ने फाइनल की हैं। दौसा से मुरारी मीणा सिटिंग एमएलए हैं, सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। पिछली बार दौसा से उनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी मुरारी मीणा को वहां से टिकट देने जा रही है। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। जयपुर शहर से सुनील शर्मा का नाम जो है वो फाइनल हो गया है, आज हमें बताया गया है। इसके अलावा परिणीति शिंदे, महाराष्ट्र की अगर बात करें, कुल 15 सीटों पर आज जो है महाराष्ट्र की 7 सीटों पर आज चर्चा हुई। परिणीति शिंदे जो है वो बड़ा नाम है, शोलापुर से चुनाव लड़ेंगी। कोल्हापुर से शाहू छत्रपति जी का नाम है जो चुनाव लड़ेंगे। नागपुर से विकास ठाकरे हैं, पुणे से रविंद्र धंगेकर हैं, नंदुरबार से गोवाशा पाड़वी, नागपुर से विकास ठाकरे, गोंदिया से अर्जुन चर्चा शुरू, गढ़चिरौली से नामदेव किरसान और अकोला से अभय पाटिल, नांदेड़ से वसंतराम चौहान, लातूर से डॉक्टर कलगे। अकोला से क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद प्रकाश अंबेडकर को एक सीट कांग्रेस पार्टी दे, लेकिन कांग्रेस ने आज अपना उम्मीदवार वहां से तय कर दिया। और अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी और इसके अलावा विजय वडेट्टीवार जो नेता विपक्ष हैं महाराष्ट्र की असेंबली में भी, उनको भी चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है कि लोकसभा के चुनाव में उतारा जाए। तो आज की लिस्ट में अगर बड़े नामों में देखें तो पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी का नाम है महाराष्ट्र से, और इसके अलावा गुजरात से भी कुछ नाम आज की लिस्ट में फाइनल हुए हैं, जिसमें पारेश धनानी का नाम है जो पहले सीएलपी लीडर रहे कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा भी कुछ और नाम जो हैं जो आज तय हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान करेगी। आज कोई लिस्ट आने की संभावना नहीं है। जी विजय लक्ष्मी, लिस्ट आने की संभावना तो नहीं है आपने कहा, लेकिन आपने लिस्ट बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। उम्मीद है कि कांग्रेस 1-2 दिन में राजस्थान, गुजरात के साथ-साथ महाराष्ट्र और बिहार की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियों का कांग्रेस पर जबरदस्त प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी नाम डिक्लेयर किए जाएं, उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएं, सीटों को बंटवारा किया जाए। आज पटना में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की मीटिंग हुई। हो सकता है कल बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए। मुंबई में भी आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। अब संभावना है कि कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाए और फिर महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव का मौका है, रोज नए नए रंग दिखाई देते हैं। आज राजनीति में औरंगजेब की एंट्री हो गई। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी और यह बयानबाजी महाराष्ट्र के बुल्डाना में एक रैली के दौरान खुले मंच से की गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमपी संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी का जन्म जिस गुजरात में हुआ, उसी गुजरात के दाहोद में औरंगजेब भी पैदा हुआ था। यही वजह है कि मोदी की सोच औरंगजेब वाली है और वो महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जे महाराष्ट्रावर चाल करून येत आहेत, आज जो लोग महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो गुजरात के राज करने वाले
चाहे मोदी हो या अमित शाह हो। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था। गुजरात में जहां मोदी का जन्म हुआ उसके बगल में दाहोद नाम का गांव है, वहीं पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। इसीलिए ये औरंगजेब प्रवृत्ति गुजरात और दिल्ली के माध्यम से महाराष्ट्र पर हमारे शिवसेना और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के खिलाफ साजिश करते हुए आ रही है। इसी रैली में संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे बोले। उन्होंने संजय राउत की बात को आगे बढ़ाया। उद्धव ने कहा कि उन्हें गर्व है, उन्होंने महाराष्ट्र में जन्म लिया जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी हस्तियां जन्मी थी, लेकिन जिनकी सोच औरंगजेब वाली है वो लोगों को डराकर पार्टियां तोड़ रहे हैं। आज तुम्ही जे करता ही औरंगजेबी वृत्ती है। आज जो कर रहे हो वो औरंगजेब की मानसिकता है, लोगों को डराने का, पार्टी तोड़ने का। सच कहूं तो कई बार मुझे शर्म आती है कि जिस मिट्टी में छत्रपति शिवाजी, राजमाता जिजाऊ जैसे भगवान ने जन्म लिया, हमारा भाग्य है कि हमने भी उसी मिट्टी में जन्म लिया। और मोदी जो कह रहे हैं कि मैं अकेला सब पर भारी, मोदी जी अगर ऐसा है तो आपको हर जगह कूड़े की गाड़ी क्यों घुमानी पड़ रही है? सभी तरफ से आप कूड़ा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे से लड़ रहे हैं। अगर आप उद्धव ठाकरे को हराने में कामयाब हो सकते हैं तो लड़ो, लेकिन याद रखना आपका मुकाबला मेरे शिव सैनिकों से है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे को जवाब दिया बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जो लोग औरंगजेब से मोदी को जोड़ रहे हैं उन्हें यह जरूर बताना चाहिए कि औरंगजेब की कब्र में आंसू बहाने वाले कौन है, उसके नाम पर सियासत करने वाले कौन हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब की तरफ का कौन है जिसने दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़कें रखी हैं? आप उसके साथ खड़े हैं। अभी आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर आंसू बहाए, रहमतुल्लाह सले बोला और शिवसेना ने समर्थन देकर उसको राज्यसभा में भेजा। किस विरासत की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करना, ये करके संजय राउत ने आज एक फिर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सब जानते हैं विपक्ष ने जब जब मोदी को गाली दी है तो विरोधी दलों को इसका नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों विपक्षी नेता इतिहास से सबक नहीं सीखते। जब मौका लगता है नरेंद्र मोदी पर कोई न कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसका बीजेपी पूरा लाभ उठाती है। बिहार से 5 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव भी आज अपने बेटे सार्थक के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया और अब वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर एक और हिस्ट्री शीटर अशोक महतो के बारे में आई। अशोक महतो भी बाहुबली है। राजनीति में एंट्री के चक्कर में उन्होंने रातों रात शादी कर ली। 55 साल के अशोक महतो के खिलाफ मर्डर, डकैती और किडनैपिंग के तमाम मुकदमे हैं। मास मर्डर के केस में 17 साल तक ये महाशय जेल में रह चुके हैं। पिछले साल नवंबर में जेल से छूटे और बाहर आते ही नेता बनने के चक्कर में लग गए। लेकिन लोगों ने समझाया उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो अभी अभी जेल से छूटे हैं, इसलिए कोई पार्टी उन्हें टिकट दे ये मुश्किल लगता है। हाँ, अगर उनकी शादी हो गई होती तो वाइफ को टिकट मिल सकता था। ये आइडिया हिस्ट्री शीटर अशोक महतो को पसंद आया। उन्होंने न वक्त देखा, न मुहूर्त निकाला, न ज्यादा तैयारी की। खरमास में कल रात दुल्हन को लेकर मंदिर में पहुंच गए और 7 फेरे ले लिए। अशोक महतो कल करीब 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना के मां जगदम्बा मंदिर में पहुंचे और रात में
दिल्ली के रहने वाली 46 साल की अनीत के साथ परिवार वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। सुबह बारातियों को विदा करने के बाद अपनी वाइफ को लेकर लालू यादव के घर उनसे मिलने पहुंच गए। लालू और राबड़ी देवी ने अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता को आशीर्वाद दिया। लालू के सामने अशोक महतो ने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी, बता दिया वो मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूंकि उनको टिकट देने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। अब उनकी वाइफ को टिकट दिया जाए, बाकी चुनाव लड़ने और जीतने की जिम्मेदारी उनकी। मुंगेर से फिलहाल जेडीयू के ललन सिंह सांसद हैं। अब लालू ने अशोक महतो को क्या जवाब दिया, ये तो किसी को नहीं पता चला। लालू से मुलाकात के बाद अशोक महतो ने कहा, जब टिकट का औपचारिक ऐलान हो जाएगा तभी वो कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने इतना कह दिया कि जनता का आशीर्वाद मिला तो उनकी पत्नी चुनाव जरूर लड़ेंगी। जब जनता का पुकार रहेगा तो लड़ेगा। जनता का ये अभी किस में कहा जा सकता है, जनता का आशीर्वाद। चल बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात करेंगे। चल मिलने पहुंचे थे लालू जी सरकार, क्या कहेंगे? लालू जी से मिलने पहुंचे थे, रिपोर्टर से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अशोक महतो कुछ नहीं बोले। अब अशोक महतो को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब आरजेडी मुंगेर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन इतना आपको मैं बता दूं कि अशोक महतो को वाइफ को चुनाव लड़ाने का आइडिया कहां से आया। असल में ऐसा पहले भी हो चुका है। 2011 की बात है, दरौंदा असेंबली सीट से जेडीयू विधायक जगमातो देवी का निधन हो गया। इसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो जगमातो देवी के बेटे अजय सिंह नीतीश कुमार के पास टिकट मांगने पहुंच गए। लेकिन अजय सिंह हिस्ट्री शीटर थे, उनके खिलाफ कई केसेस थे, इसलिए नीतीश ने टिकट देने से इनकार कर दिया। लेकिन नीतीश ने यह कह दिया कि वो उनकी वाइफ को टिकट दे सकते हैं। नीतीश को मालूम था अजय सिंह की शादी नहीं हुई है, लेकिन अजय सिंह ने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने बिना देर किए पितृपक्ष में कविता सिंह से शादी की और फिर नीतीश कुमार के पास पहुंच गए। नीतीश को अजय सिंह के वाइफ कविता को टिकट देना पड़ा और कविता सिंह बाई इलेक्शन में जीत भी गई। फिर 2019 में सीवान से लोकसभा का चुनाव लड़ी और शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हराकर पार्लियामेंट की मेंबर बन गई। अशोक महतो को इसी से प्रेरणा मिली है। अब वो भी वही पुराना दांव आजमा रहे हैं, लेकिन उनका दांव कितना काम करेगा यह भी कहना मुश्किल है। चलते चलते मैं आपको बताता हूं सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में। सदगुरु जग्गी वासुदेव की आज दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी हुई। उनके इलाज में लगी डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक जग्गी वासुदेव को पिछले 4 हफ्ते से जबरदस्त सिर दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहे थे, अपने रूटीन काम में लगे रहे। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में भी शामिल हुए। 15 मार्च को सिर दर्द बहुत बढ़ गया। उसके बाद उनका चेकअप किया गया तो पता यह चला कि दिमाग में ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन में ब्लड क्लाउड्स के कारण और ब्लीडिंग बढ़ गई। इसके बाद आज उनकी सर्जरी की गई जो सफल रही है और सदगुरु तेजी से रिकवर कर रहे हैं। The Apollo Hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. Totally empty. So they gave up and just patched it up. Here I am in Delhi with a patched up skull, but no damaged brain. आप सोच सकते हैं कि ब्रेन ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद, ब्लड क्लॉट्स के बावजूद जग्गी वासुदेव कितनी हिम्मत से इसका सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के जल्द ठीक होने की कामना की है। मेरी भी प्रार्थना है सदगुरु जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।